CUET टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस्टान के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर SM आजाद सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस्टान। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारत के एक प्रसिद्ध एकेडमिशियन, एक्स सिविल सर्वेंट एंड कोच डॉक्टर SM आजाद सर। मैं अपनी ओर से और संस्था की ओर से सर का अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं। सर ने 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। सर ने बहुत सारी मैगजीन्स को एडिट किया हुआ है, जिसके साथ ही साथ में सर ने भारत का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहाँ के स्टूडेंट्स को सर ने मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं करी है। अगर आप बात करें टीना दाबी मैम की, हम अगर बात करते हैं अतर आमिर सर की, तो ये वो सर के होनहार विद्यार्थी हैं जो आज भारत में सिविल सेवक के तौर पे हम सभी लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आइए सर से रूबरू करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि स्टूडेंट्स को 11th एंड 12th में CUET के एग्जामिनेशन के साथ साथ में 11th एंड 12th में मानविकी को, ह्यूमैनिटीज को क्यों चुनना चाहिए? ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारा काम साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, इस सारी की सारी चीज मानव के लिए ही उपयोग हो रही। तो लोगों की ये जानकारी बहुत देना जरूरी है कि साइंस किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमैनिटीज किसके लिए पढ़ाया जा रहा है। ये सारा के सारा मानव के ही इर्द गिर्द घूमता है। इससे पता चलता है कि सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, सांस्कृतिक विकास क्या है, आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हो रहा है। इस विकास की जानकारी की आवश्यकता है। इसके गुण में, इसके बेस में क्या नजर आता है? ह्यूमैनिटीज नजर आता है। इसलिए ह्यूमैनिटीज का महत्व बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी बढ़ रही है, वैसे वैसे ह्यूमैनिटीज की उपयोगिता भी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि लोगों में विशेषकर से इतिहास को लेकर के ह्यूमैनिटीज में क्या मिसकंसेप्शन, क्या गलत अवधारणाएं हैं? देखिए, जहां तक इतिहास का प्रश्न है, एक छोटी सी कहावत मैं कहता हूँ, रिडल कहता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ा सुबह में सफा। ऐसा लोग मानते हैं ये सबसे आसान विषय है, ये सबसे सरल विषय है, इसमें समझने लायक नहीं है। सच ये है कि बगैर इतिहास के किसी भी चीज का आरंभ नहीं होता है, किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती। और ऐसा लगता है कि एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है। बिना इतिहास के मानव का इतिहास शुरू होगा ही नहीं। अगर मानव का इतिहास नहीं शुरू होगा तो इतिहास तो रुक सा जाएगा। और इतिहास क्या है? घटनाओं की लंबी कतार है, इवेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हम आज तक यहाँ पहुंचे क्यों? एक समय था, पत्थर का युग था, पत्थर के युग से हम डिजिटल पे आ गए। इसका कारण इतिहास है। इसकी जब इतिहास में जाते हैं तभी इसी संक्रमता या क्रिटिकल एनालिसिस की चीज नजर आ जाती है। मेरा अगला प्रश्न है सर से कि इतिहास का अध्ययन इस परिवेश में विश्व को समझने के लिए किस रूप में उपयोगी है? जहां तक यह प्रश्न आपने पूछा है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, समझाया जाए कि पूरी दुनिया का अध्ययन हो, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है, लेकिन मैं ये इसको सरलता से बताता हूं ताकि बच्चों के लिए उपयोगी होगा। पूरे विश्व में 5 सभ्यताएं विकसित हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये सारी सभ्यताएं नदी घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई। और सबसे यूनिक बात है, सबसे अनोखी बात क्या है? ये सारी सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, केवल सिंधु घाटी की सभ्यता को, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसी सभ्यता वर्तमान समय में भी है। इसी सर्वाइवल कंटिन्यूटी वर्तमान समय में भी उपलब्ध है हम लोगों को। सभ्यता का उद्देश्य नजर आता है, इसका इतिहास है, मतलब है भाषाएं क्या थी, संस्कृति क्या थी, धर्म क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहाँ तक कि इन सबों का समावेश भी देखने को मिलता है। इस प्रकार लिटरेचर की कहा जा सकता है। भाषा की उपयोगिता बहुत अधिक समय तक हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन चित्रलिपि की जानकारी मिल जाती है, प्लस उसको बाई डायरेक्शनल के नाम से भी जाना, ये जानकारी मिलती है। इस प्रकार
इस प्रकार इतिहास यह स्पष्ट कर देता है भाषा के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से, वाणिज्य की व्यवस्था के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, पोट्री के माध्यम से, सील्स के माध्यम से एक दूसरे को जानकारी मिल जाती। अगर इतिहास नहीं होता तो पूरा विश्व अंधकार में होता। यहाँ तक कि एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, आधुनिक युग की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर वर्तमान समय का आईटी जो रेवोल्यूशन है, इसका भी एक बृहद इतिहास है। इस प्रकार इतिहास इस रूपरेखा में हम लोगों को बहुत बड़ी कैंडल लाइट के रूप में कहा जा सकता है। ये सारा सहयोग देता है और ये सहयोग वर्तमान संस्कृति में प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्स होता है। सर से मेरा अगला प्रश्न है कि किस प्रकार से इतिहास सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से एंड साहित्य से डिफरेंट है, भिन्न है? ये जो प्रश्न आपने किया है, इस प्रश्न में गूढ़ता यह है, क्रिटिकलिटी ये है, हर चीज का लिटरेचर है, हर चीज का कहा जाता, हर चीज की भाषा है और हर चीज का इतिहास। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, फ्रांस की राजक्रांति हुई, फ्रांस की राजक्रांति से सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र की शुरुआत हो जाती है। उसी तरह से लिटरेचर की बात कीजिए, का प्लेटो, अरिस्टोटल से शुरुआत होती, हर के पीछे में एक इतिहास लगा होता है और उसका माध्यम क्या होता है, लिटरेचर होता है। जैसे लैटिन भाषा है, जैसे फ्रेंच भाषा है, जैसे अंग्रेजी भाषा है, जैसे जर्मन भाषा, हर भाषा की एक लिपि होती है। अब हिंदी के ही हम उपलक्ष्य में जाएं तो इसकी भाषा क्या, देवनागरी भाषा होती है। इस प्रकार से इससे संबंध इसका जुड़ा हुआ है। बिना इतिहास के किसी भी भाषा का उद्भव, किसी भी भाषा का विकास, किसी भी भाषा की तारतम्यता और वर्तमान समय उपयोगिता बरकरार नहीं रह सकती। इस प्रकार से कहा जा सकता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इतिहास भिन्न है, इतिहास बेस है। इतिहास सबके ओरिजिन की व्याख्या करता है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। सो मेरा प्रश्न है सर से कि कुछ छात्रों को इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने जैसा लगता है, आप इस पर क्या कहेंगे सर? इतिहास तिथि तो है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कहीं भी किसी भी कंडीशन में कोई डाउट नहीं है। ऐसा फील होता है कि तिथि नहीं, इसे सबसे बड़ी विशेषता फैक्ट है। ये मतलब सत्यता की बात होती है, सत्य को सत्यापित करने की बात होती, फैक्ट्स है। दुनिया में हर चीज फैक्ट पे आधारित, हर चीज का फैक्ट होता है, लेकिन है क्या कि वैसा फैक्ट, वैसा तथ्य याद रखना होता है जिसमें एक बदलाव है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक युग की शुरुआत करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, आपकी जन्म की तिथि, आपकी शादी की तिथि, आपकी जॉब की तिथि, हर चीज में डेट ऑफ बर्थ आपका फैक्ट चाहिए ही। तो तिथि और तिथि से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस व्यापकता। इसलिए इस परंपरा को या इस दुविधा को मन से हटाना होगा कि इतिहास केवल डेट है, फैक्ट से नहीं। ऐसा नहीं, फैक्ट के साथ इवेंट्स भी है। मतलब कोई बड़ी घटना घटी है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, घटनाओं की लंबी कतार भी है, वो तिथि तो याद रखनी पड़ेगी। अपने जन्म तिथि को आप कभी नहीं भूलते हैं, तो ये फैक्ट है, यही इतिहास है। क्योंकि आपका जन्म जब होता है, जन्म से लेके मरण का युग जब आता है, एक घटना बन जाती है, चाहे 60 साल हो, 70 साल, 80 साल हो, वो डेट। और जिस जिस युग में एक घटना घटती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वही इतिहास बन जाता। सपोज आपको एम्प्लॉयमेंट डेट की ये तिथि नहीं भूलिए, आपकी मैरिज की तिथि ये नहीं भूलिएगा, आपके पिता की, पूर्वजों की पुण्यतिथि भी आप नहीं भूलिएगा। इसलिए ये मिसनॉमर दिमाग से हटाना होगा। इतिहास केवल घटना से रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं। घटना के साथ साथ परिवर्तन है, इवेंट भी है, इसलिए इवेंट के साथ में उस क्रम को याद रखना होगा। तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। इतिहास जो भी बीता हुआ वक्त है और बीते हुए वक्त में कोई एक छाप छोड़ जाता है, प्रभाव छोड़ जाता है, जो परिवर्तनशील या परिवर्तनकारी होता है, या कहते ट्रांजिशन का युग होता है, उसे हम लोग इतिहास के रूप में जानते हैं। तो ये अवधारणा को दिमाग से निकालना होगा बच्चों बच्चियों को कि इतिहास तिथि का खेला, तिथि नहीं है। ऐसी तिथि है जिसमें कोई घटना घटी है और वो मेमोराइज हो जाता है, वो एक चीज युग के रूप में काउंट हो जाता है। इसलिए इतिहास को पढ़ने का तरीका तिथि के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उस युग में परिवर्तन क्या, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखिए। थैंक यू सर। आपके अनुसार भारतीय इतिहास का वो कौन सा कालखंड है जो आज के युवाओं के लिए ज्यादा प्रासंगिक है और क्यों है? ये बड़ा ही साधारण चीज है, लेकिन
असाधारण न लगता है बहुत बच्चों को कि इसकी वजह क्या, हिस्ट्री की 8वीं की एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई वाली की बात नहीं कर, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन मतलब है कहाँ की बात होती है, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। कब, कहाँ, क्यों और कैसे, अगर ये शब्द जान जाते तो पूरा इतिहास आपके समक्ष है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जी सर। जैसे पूछा जाता आप महिला हो, तो पहला सवाल हो तो महिला का जन्म क्या कहाँ हुआ होगा, महिला का नाम क्या रखा गया होगा, उस जन्म और नाम के पीछे कुछ कारण जरूर होगा। जो नामकरण किया जाता है तो ये सोचा जाता है किस काल में है, किस युग में है, माता पिता का नाम साथ में दो, प्लस वो महिला कर क्या रही, प्लस वो महिला है कहाँ से, प्लस उस महिला का उद्देश्य, जीवन जीने का उद्देश्य क्या। तो हर चीज में जो सबसे मूल तत्व है, व्हाट है, वेयर है, हाउ और व्हेन है, ये चारों चीज सामने जुड़ी होती। और हमेशा ये चीज मुझे इतिहास पढ़ाने में, इतिहास की शिक्षा दीक्षा देने में, इतिहास के बारे में लोगों तक कहा जा सकता पहुंचाने में, अपने मैसेज को देने में उपयुक्ता होती। क्योंकि हर चीज जब भी मैं सोचता हूँ ये है क्यों, तुरंत सवाल आ जाता है क्यों है, काहे है, क्यों है, कैसे है। और यही वास्तविकता यही है। और हिस्ट्री को समझने का ही नहीं, हिस्ट्री ने बल्कि पूरे इतिहास को, पूरे समय को समझने का बेस्ट तरीका है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। और सारी कड़ी इसी से जुड़ी। यहाँ तक एक मोबाइल फोन है, सब सवाल हो मोबाइल फोन बना क्यों, इसका शेप ऐसा क्यों, और कहाँ ये उपलब्ध है, इसका कनेक्टिविटी क्या, ये पूरी चीज है इतिहास के पूरे तत्व को प्रमाणित करता है। और मैं अभी भी इसे मेन रूट मानता हूं कि हर चीज के प्रश्न में क्यों लगाओ। एक छोटे बच्चे का भी जन्म होता है तो बच्चा हमेशा पूछता है ये क्या है। दिन भर में बच्चा 100 से ज्यादा सवाल करता है, जवाब करता है। तो ये हमेशा प्रासंगिक है और रहेगा। बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं हर चीज में क्या जरूर आता है, यानी कोई भी चीज बिना फैक्ट के नहीं हो सकता। और फैक्ट के साथ में क्या होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के साथ क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है, और कनेक्टिविटी का कंटेम्पररी चीज क्या है, ये चार ही चीजों को, यानी इतिहास आपको जीवान बना देता, लगता है कि बिल्कुल लाइव। आप कहीं भी ट्रेवल कीजिए, आप कहते मैं इस जगह आई थी, इस जगह आया था, यही वजह होती है। इसीलिए ये चीज की विशेषता सबसे ज्यादा है। सर मेरा प्रश्न है आपसे कि एस चांद के साथ में आप कब से संबंधित हैं? इस चांद के साथ मेरा संबंध जब मैं स्टूडेंट लाइफ में जेएनयू में रिसर्च कर रहा था, उस समय मेरा संबंध जुड़ा था इनसे। वीडी महाजन की किताब को एडिट किया था, यहाँ तक कि यशपाल ग्रोवर की किताब का एक सेक्शन है जिसमें फिल्म जगत की बातें की गई है, क्राफ्ट की बात की गई, उस सेक्शन को लिखा भी था मैं। ओके, नाइस। और शायद अभी भी ग्रोवर साहब की लास्ट किताब में होगा, यशपाल एंड ग्रोवर मॉडर्न इंडिया की किताब। और यहाँ से एक किताब निकलती थी कंपटीशन वर्ल्ड के नाम से जो होती थी, उसका मैं चीफ एडिटर भी था। यहाँ क्यू स्पोर्ट्स में भी सहयोग देता था, तो पठन पाठन से जुड़ा रहा था। तब से ही मैं जानता हूँ इस चांद का किताब बचपन में पढ़ा भी है मैं। ओह नाइस। मेरा बचपन साइंस बैकग्राउंड से था। तुली और सोनी की फिजिक्स की खिलाफ किताबें मैंने पढ़ा था। नफीस हैदर, या एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, उनकी भी केमिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ा था। और आर.एस. अग्रवाल की किताब बड़ा फेमस है, उसको जब यूपीएससी सीसेट दे रहा था उस पीरियड में उस किताब को मैंने पढ़ा था। बहुत बढ़िया, मतलब आप बहुत समय से, बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, जुलता रहा हूँ। और एक क्रेडिबिलिटी है इस चांद की। और हमें याद है कि जोशी साहब हुआ करते थे पब्लिशिंग मैनेजर, या अच्छे बड़े पद पे थे। उन्होंने पहली बार कहा था कि इस चांद का सॉल्यूशन लिखना है, रेन एंड वार्टेन का। जी। तो फिर लिख नहीं सका मैं, लेकिन मैंने बहुत सा होमवर्क भी उससे किया था। आज रेन एंड वार्टेन एशिया की सबसे ब्रांड, सबसे बड़ी ग्रामर की किताब के रूप में जानी जाती। बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि हिस्ट्री को बोरिंग की बजाय इंगेजिंग कैसे बनाएं? देखिए, हर आदमी चाहता है अपनी तारीफ सुनना, हर व्यक्ति चाहता है उसकी तारीफ सुनना। और जो भी घटना घट चुकी है उसका जब नैरेटिव शुरू किया जाता है, वो कहानी बन जाती, वो इतिहास बन जाता है।
तो इतिहास का सबसे बेस्ट तरीका है जीवंत रखने का, लाइव रखने का, उसको वर्तमान युग से, समय से कनेक्ट कराया जाए। जैसे आपके पिता माता दादा दादी बताते मेरा बचपन ये बीता, बच्चा चाहता है मेरा ही सन है, मैं हंटिंग शिकार करता था, मेरा पैशन था हॉर्स राइडिंग और शिकार, वो बराबर जानना चाहता है शिकार कैसे करते थे, इंटरेक्शन कैसे होता है। तो बेस्ट तरीका है इतिहास को हमेशा लाइव बनाने का, पुरानी चीजों को बात करो। और देखते हम लोग यहाँ पाठ या गांव में देखते कहानी होती है, रामायण महाभारत क्या है, वो जीवंत रखते धर्मों को। हर साल रामायण, हर साल कहा जा सकता है कि क्या नाटक होता है, उसमें ये परंपरा जारी रहती। हमारे धर्म त्योहार क्यों है, इससे सबसे बड़ी विशेषता क्या, हम पुरानी चीज रिवाइव करते। कृष्ण का जन्म होता है, जन्माष्टमी होती है, निरंतरता विद्यमान होती है। तो इतिहास को बनाए जिंदा रखने का बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि पुरानी चीजों को याद करे और अपने आप को इनर्जाइज भी करे। और यही नहीं, ये परंपरा आपके भारत की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं जी, इनकलाब जिंदाबाद नारा लगा तो मतलब सारे लोग जुट करके एक कह सकते एक पैशन डेवलप होता है, एक एनर्जी मिलती है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं लोग। वजह क्या, इतिहास है। और इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाले हजरत मोहानी एक मुस्लिम राइटर होते थे। तो कहने का उद्देश्य क्या, हिंदू मुस्लिम जात पात सारा समाप्त हो जाता है, सारी चीजें एक जैसी हो जाती। भक्ति सूफी आंदोलन की बात करते हैं, हर धर्म में एक आंदोलन चलाता, भक्ति सूफी मूवमेंट क्या एक रिफॉर्म ले आता है। और गंगा यमुनी तहजीब की बात करते, मतलब क्या है, संस्कृति जोड़ दी। इतिहास से क्या होता है, एकता का भी स्पष्ट होता है। लोग यूनाइट कैसे, इन दिनों क्या देखते, इन दिनों देखते धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया। धर्म हमेशा जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं। और इतिहास ही इस चीज को प्रमाणित करता है। कबीर के दोहे अभी भी याद है, हम लोग के मार्ग प्रदर्शन के रूप में ये सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद में मैं अपने इस पॉडकास्ट का अंत करना चाहूंगी और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी सर को कि सर हमारे चांद के प्लेटफॉर्म पे आए, CUET टेस्ट कोच के बारे में विषय में बच्चों को जागरूक किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर रिवाइविंग द ओल्ड रिलेशन विद चांद। और मैं चाहूंगा कि बराबर सहयोग दूं, बराबर दिशा निर्देशन दूं, जो भी हो सकता है इस चांद के लिए मैं, बच्चों के लिए मैं मुख्य रूप से सहयोग दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।